हेलो। सभी को नमस्कार। पीआरसी लखनऊ के द्वारा आप सभी के बीच रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत श्रेष्ठवत बौद्धिक उत्सर्जन और उसमें भी विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करते हुए श्रेष्ठवत बौद्धिक भाव को प्राप्त करने हेतु आयोजित इस रचनात्मक पटल कार्यक्रम में संपूर्ण सीआरसी लखनऊ परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, PDUNIPBD, DPWD, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के बीच एक विशिष्ट लेक्चर सीरीज जिसका विषय है लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड इट्स रेलेवेंस टू लर्निंग प्रैक्टिस। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़ रही हैं डॉक्टर उषा ग्रोवर मैम, निदेशिका, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप, न्यू दिल्ली। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग, सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सेक्टर, सीआरसी लखनऊ, आदरणीय सविता शुक्ला मैम, लेक्चर, सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना मानसिक आशीर्वचन हमें प्रदान कर रहे हैं हमारे पैट्रॉन्स डॉक्टर हिमांशु दास सर, निदेशक PDUNIPBD न्यू दिल्ली, और संस्थान के निदेशक श्री रमेश पांडे सर, निदेशक, सीआरसी लखनऊ। प्यारे साथियों, एक बृहद भाव की संरचना को कैसे साफल्यतम स्वरूप में रचा जाए और कैसे एक वैशिष्टतम स्वरूप को प्राप्त किया जाए, इन सभी मनोभावों की पूर्णता के लिए यह परम आवश्यक होता है कि समाज में सेवा प्रदान करने वाले, समाज में निष्ठा युक्त होकर के सेवा के मनोभाव को श्रेष्ठता के रूप में रखने वाले सभी सुधीय जनों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु और शैक्षणिक गतिविधियों की श्रेष्ठता को आधारभूत मनोभाविक परिकल्पना के रूप में साकारित करने हेतु एक बृहद पटल आरंभित किया जाए, एक बृहद पटल संयोजित किया जाए, उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं मनोभावों की संरचना को देखते हुए पिछले कुछ वर्षों से सीआरसी लखनऊ निरंतरता के साथ आभासी पटलों पर ऑनलाइन ऑफलाइन विभिन्न प्रकार के बौद्धिक आयोजनों को आप सभी के बीच निरंतरता के साथ लाता रहा है और हमारा सुअवसर है कि ऐसे कार्यक्रमों में आप सभी के जुड़ाव और आप सभी के सीखने सिखाने के माध्यमों के भाव से हम विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु उन तक पहुंच पाते हैं और उन तक समृद्धताओं को पहुंचाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम सभी का सुअवसर है। आज हम सुनेंगे विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक पुरोधा को, विशेष शिक्षा के क्षेत्र में एक विदुषी को। इनका नाम है डॉक्टर उषा ग्रोवर मैम, निदेशिका, नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप, NGO, नई दिल्ली। वैशिष्ट शिक्षा में, वैशिष्टता में एक बृहद नाम और अनुभवातीत भाव से युक्त आदरणीय मैम हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मैं आदरणीय उषा ग्रोवर मैम को सादर प्रणाम करता हूं और
इस कार्यक्रम में मनोभावित तो होकर के आपको सादर आमंत्रित हूं कि आप आए और आज के विषय आदरणीय उषा ग्रोवर में। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं मिस्टर रमेश पांडे जी जो डायरेक्टर है आसियासी लखनऊ, एंड रमेश पांडे जी एंड नागेश पांडे जी, and yeah, and Shukla ma'am, and all those who are in the organizing committee, मेरा सबको नमन, अभिनंदन, और thank you for giving me this opportunity. So आज का वेबिनार का जो टॉपिक है वो ये है, जो कि हम अभी शुरू करने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। वो जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर कुछ बच्चों ने ये कोर्स करा है डीएड का तो उनको ये सब पढ़ा होगा पहले से ही, पर शायद हमारे साथ और भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं लोग जिनको शायद अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, अभी फील्ड जस्ट ज्वाइन ही करे हैं। सो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन। मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताना चाहूँगी, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बीच में, और नहीं तो आप अपना नोट करके एंड में भी पूछ सकते हैं। तो अब लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको पीपीटी दिखाती हूँ पहले, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। सर ने बहुत कुछ बोल दिया। मैं पहले एनएमएच जो कि अब निपिड है वहां पे काम करती थी, और फिर वहां से अभी मैंने छोड़ के ये नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप जो एक एनजीओ है यहाँ पे कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है, उसमें डायरेक्टर के पद पर काम कर रही हूँ। ये हमारा एक यहाँ पे स्पेशल स्कूल है, और स्पेशल स्कूल के साथ साथ हमारा वोकेशनल सेंटर भी है, और स्पेशल स्कूल के साथ साथ हमने एक टीचर ट्रेनिंग यूनिट में हम लोग जो है डीएड का कोर्स भी चलाते हैं, जो कि 2 साल का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में ये कोर्स चलाते हैं। तो अगर आपको हमारी संस्था के बाद कुछ भी पता करना हो तो आप NTH नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया A2 शहीद जी सिंह मार्ग कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगर आप फेसबुक पे ढूंढेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हम सॉरी क्या क्या कर रहे हैं। सो और यहाँ पे हम लोग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं अपनी जो है थेरेपी यूनिट में, जिसमें कि सारे लोग हैंडीकैप लोग के अलावा भी जो टिपिकल बच्चे भी हैं स्कूलों में जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई असेसमेंट्स कराना चाहते हैं IQ की या एप्टीट्यूड की या कुछ और, तो दे कैन ऑल्सो गेट इट डन फ्रॉम हियर। Having said that, तो अभी विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। बहुत सारे लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं हमारे साथ, and we already have around okay, so मानसिक मंदता, you know, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, पहले हम इसको मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं, मेंटल हैंडीकैप बोलते हैं, बट जो नई टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं इस कंडीशन के लिए वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज करते हैं। सो प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, अभी मैंने शुरू ही नहीं करी, अभी शुरू करिए। इज इट ओके? अभी आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन? जी जी मैम। ओके,
Can you see it? Yes, yes, yes. Yeah. So now, yeah. So सबसे पहले, क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में बात कर रही हूँ और ये वेबिनार हो रहा है, वेबिनार में हम आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देते हैं, तो आपको पहले से डेफिनेशन पता होगी AAMR की, और बहुत पहले चले जाए तो AAMD की भी, और फिर हमें AMR, और फिर अब लेटेस्ट जो है AAIDD की डेफिनेशन जो है, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज की जो डेफिनेशन है, ये लेटेस्ट डेफिनेशन है जो 2021 की, जो मैं आपको बताना चाहूंगी इससे पहले कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएं। तो थोड़े से चेंजेस आए हैं इसमें, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, कौन से 2 क्राइटेरिया होते हैं जो हम ध्यान में रखते हैं? आप लोग अगर कोई बोल सकते हैं तो बोलिए, कौन सी 2 चीजें हैं जो हम जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है? कौन से ऐसे 2 पैरामीटर्स हैं जो हम देखते हैं बच्चे में और हम उसको लेबल कर सकते हैं कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है? And first is IQ. Very good. And second? Physical growth. Huh? Physical growth, ma'am. Physical growth. Yes, Okay. ma'am. Anything else? तो बेसिकली अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे देखें तो एक तो IQ लेवल बहुत अच्छे से कहा उन्होंने, और दूसरा है अडेप्टिव बिहेवियर। ओके, फिजिकल ग्रोथ तो कम होती है, स्लो भी होती है, ओके, और उसमें हमारे जो व्यवहार है उनमें बहुत तरह की कमियां आती हैं एज कंपेयर टू अनदर चाइल्ड हु इज ऑफ द सेम एज। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी AAIDD में ये तो दोनों कंपोनेंट हम शुरू से ही डिस्कस करते आए हैं कि IQ एक सिर्फ पैरामीटर नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि बच्चा जो है मानसिक मंद है। IQ के साथ साथ हम अडेप्टिव बिहेवियर भी बच्चे का देखते हैं। अगर उन दोनों में ही लिमिटेशंस पाई जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड हो सकता है। सो क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन जो लेटेस्ट है एज पर अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज 2021? तो ये करेक्टराइज बाय है, वो कहते हैं कि उसमें सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस होती है 2 चीजों में। किस में? पहला इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, जिसको आप कहते हो IQ, और अडेप्टिव बिहेवियर में। अडेप्टिव बिहेवियर क्या है हम अभी बात करेंगे, राइट? तो ये क्लियर बहुत होना जरूरी है इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि कितनी डिग्रीज होती है, कितने लेवल्स होते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के। और वो ये कह रहे हैं कि लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और अडेप्टिव बिहेवियर जो है वो किस में मैनिफेस्ट होता है? एवरीडे के सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स जो बच्चा करता है उसमें रिफ्लेक्ट होता है, उसमें मैनिफेस्ट होता है। और ये जो डिसेबिलिटी है ये 22 साल, कंसेप्शन से लेकर 22 साल के अंतर्गत होती है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंटल पीरियड। तो कहने का मतलब कि अगर किसी बच्चे में कंसेप्शन से लेकर 22 साल के अंतर्गत उसकी IQ और अडेप्टिव बिहेवियर में लिमिटेशंस है तो बच्चा मानसिक मंद हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो देयर आर 2 कंपोनेंट्स। कई बार आपको छोटा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई कौन कौन से 2 कंपोनेंट है जो ध्यान में रखे जाते हैं। IQ इज नॉट द ओनली वन कंपोनेंट। IQ के साथ साथ अडेप्टिव बिहेवियर में भी कमियां होनी चाहिए। अब हम कहते हैं इस डेफिनेशन के अंदर इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया है IQ को भी, ताकि आपकी कोई भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज आल्सो कॉल्ड इंटेलिजेंस, रेफर्स टू जनरल मेंटल कैपेसिटी। IQ कहते हो ना आप लोग, तो IQ क्या है?
जनरल मेंटल कैपेसिटी उन्होंने एरियाज भी दे दिए हैं, जैसे लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सो ऑन। तो बच्चे की जिसकी आईक्यू इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है, जो हम किससे निकालते हैं, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग किससे निकालते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट के जरिए। तो जनरली हम कहते हैं आईक्यू टेस्ट ऑफ 70 और 75 डिपेंडिंग अपॉन आपने कौन सा स्केल यूज करा है आईक्यू मापन के लिए। तो बच्चे की आईक्यू कहते हैं 70 या 75 के नीचे अगर हो तो वो क्या कहेगी, सिग्निफिकेंट सब एवरेज इंटेलिजेंस। अब हम देखते हैं कि एडेप्टिव बिहेवियर। एडेप्टिव बिहेवियर क्या है? अब हमने कहा ना एडेप्टिव बिहेवियर में भी लिमिटेशंस है। एडेप्टिव बिहेवियर है क्या? एडेप्टिव बिहेवियर वो है कि किस हद तक, किस डिग्री तक ये बच्चा उन व्यवहारों को कर पा रहा है जो उसके हम उम्र का टिपिकल बच्चा कर पाता है। ठीक है, तो it refers to the degree to which a person meets the standards of personal independence and social responsibility expected for his age and cultural group। तो कहने का मतलब क्या है कि किस हद तक वो व्यवहार कर पा रहा है जो उसकी उम्र के और कल्चर के हम उम्र बच्चे कर पाते हैं। राइट है, वो उस तरह से वो व्यवहार नहीं कर पा रहा जैसे कि दूसरे बच्चे, उसके हम उम्र के बच्चे कर पा रहे हैं। तो हो सकता है ये बच्चे के एडेप्टिव बिहेवियर में लिमिटेशंस हो, और आईक्यू और एडेप्टिव बिहेवियर दोनों में अगर लिमिटेशंस पाई जाती है तो बच्चा मानसिक मंद कहलाता है। ओके, so next we go to, so adaptive behavior को इन्होंने और अच्छे से इस डेफिनेशन के अंदर और ज्यादा इसको इलैबोरेट करा है। adaptive behavior में कौन कौन सी स्किल्स ली है? कलेक्शन ऑफ कंसेप्चुअल, कॉन्सेप्ट वाली स्किल्स, सोशल स्किल्स एंड प्रैक्टिकल स्किल्स जो कि एवरीडे लाइफ में बच्चा करता है। राइट, सो उन्होंने कंसेप्चुअल स्किल्स को फिर और इलैबोरेट करा है। कंसेप्चुअल स्किल्स कौन सी है? लैंग्वेज, लिटरेसी, मनी के कॉन्सेप्ट, टाइम के कॉन्सेप्ट, नंबर के कॉन्सेप्ट, सेल्फ डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट, इनमें या सोशल स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी सेल्फ एस्टीम, गुलिबिलिटी, वेरीनेस, सोशल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ability to follow rules, ability to follow laws, ये कितने हद तक वो कर पाता है। फिर तीसरा उन्होंने क्या कहा है? प्रैक्टिकल स्किल्स। तो अडैप्टिव बिहेवियर को कंसेप्ट, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में कैसे बच्चा व्यवहार कर रहा है, क्या उनमें लिमिटेशंस पाई जा रही है? तो अगर हाँ, और साथ साथ आईक्यू भी अगर कभी तो हो सकता है बच्चा मानसिक मंद हो। तो प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक ऑक्यूपेशनल स्किल्स, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, सेफ्टी, यूज ऑफ मनी, यूज ऑफ टेलीफोन, ये सब जो सारी स्किल्स है ये के अंतर्गत कोई भी लिमिटेशंस अगर पाई जाती है आईक्यू के कम होने के साथ साथ, तो हो सकता है बच्चा मानसिक मंद। नेक्स्ट प्लीज। सो या सो अब जो है क्लासिफिकेशन, अब हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, आपको पता है। अगर हम ये भी कहते हैं ये सारी क्लास जो है मानसिक मंद बच्चों की क्लास है, फिर भी वो एक क्लास सब एक जैसे नहीं है। ईच चाइल्ड इज यूनिक, हर बच्चा दूसरे से फर्क है। ठीक है, और ये जो है आईक्यू के बेसिस पे भी हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं। अगर किसी बच्चे की आईक्यू जैसे 70 से 90 में है, अभी हमने ये कहा ना
कि जो 70 तक IQ है वो उसमें वो मानसिक मंदता के अंतर्गत आ जाता है, 70 या 70 से नीचे। तो बेसिकली वी से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। तो एवरेज इंटेलिजेंस जो होती है 90 से 110 तक होती है, जो हम कहते हैं जनरली स्टैंडर्ड 1 डेविएशन एंड प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जितने भी बच्चे आते हैं वो इंटेलिजेंस होता है। तो जिन बच्चों की IQ 70 से 90 होते हैं, अभी हमने बताया ना कि 70 से नीचे वाले तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल कहलाएंगे, पर जो 70 के ऊपर है पर एवरेज में नहीं आ रहा है, वो कौन कहलाएंगे? वो कहलाएंगे बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस और स्लो लर्नर्स। ओके, सो 70 से 90 वाले वो बच्चे हैं, ना तो वो मंदबुद्धि कहलाते हैं और ना ही वो उनकी एवरेज इंटेलिजेंस होती है। तो ये वाले बच्चे वो होते हैं। और 50 से लेकर 70 तक या 69 तक जो है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ये वो बच्चे हैं जिनकी IQ 50 से 69 तक है। So that means they have intellectual disability, but that is of mild level. Okay, so there is another category जो कि 35 से 49, from 35 to 49 IQ, which comes under the category of moderate intellectual disability. ठीक है, फिर हमारी तीसरी कैटेगरी क्या है? सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसकी IQ लेवल होता है from 20 to 34. And then we have one more category which is called profoundly intellectual disabled. Children having profound intellectual disability. इनकी IQ क्या होती है? Below 20. ठीक है, सो ये जो है IQ के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताई कि IQ के बेस पर children are classified into borderline, mild intellectual disability, moderate intellectual disability, severe intellectual disability and profound intellectual disability. तो कई बार अगर आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं या सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, आपको छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके, व्हाट इज द IQ लेवल ऑफ चिल्ड्रन हैविंग माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? तो आपका जवाब क्या होगा? 50 to 69. What is the intellectual level of children having severe intellectual disability? तो आपको आंसर क्या होगा? Anybody? Unmute yourself and tell anybody. 20 to 34. Beautiful, very nice. I just wanted to know कि are you with me or are you sleeping? Very good. I'm very happy. Okay. So, हाँ जी. Okay. So अब हम देखते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन बच्चों के, हमारे बच्चों के जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है. ओके, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. So generally speaking, they have one delay in their developmental milestones when compared to non-retarded children, such as sitting, standing, walking, talking, and so on. तो हम ये क्या कह रहे हैं? जो इनके मील पत्थर है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं कि बच्चा कब बैठता है, कब रोल करता है, कब सोशल स्माइल करता है, कब नेक को इरेक्ट करता है. आपको सब पता है ना ये बच्चा कैसे जब पैदा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो माइलस्टोन्स हैं, जिनको मील पत्थर हम कहते हैं, वो हर बच्चे के एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं, राइट? तो अगर इन बच्चों के जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो अपने नॉन जो रिटार्डेड बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में डिले होते हैं. अगर ये हमारा टिपिकल बच्चा 6 महीने की उम्र में बैठ सकता है, तो ये बच्चा 12 महीने तक भी या 10 महीने तक भी नहीं बैठ पाता. इसी तरह स्टैंडिंग, 1-1.25 साल में बच्चा, 1 साल 10, आजकल तो बच्चे बहुत तेज हो गए हैं. तो जो भी हमारे पास टेबल्स बनी हुई है NIMH ने, जो कि अब निपिड है, उसमें हमने ये टेबल बनाई हुई है फॉर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स की एक हमारे पास चेकलिस्ट है, और जिसके जरिए हम ये देखते हैं कि क्या बच्चे में माइलस्टोन्स डिले तो नहीं है.
ठीक है, तो वो हम चेक करते हैं। फिर माइल्डली रिटार्डेड चिल्ड्रन जो है उनके कईयों में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू देयर नॉन रिटार्डेड ईयर्स, यू नो. Some of the moderately retarded and severely retarded one might have clumsy gait. आप चाल से भी देख सकते हो, पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन होता है. और profoundly retarded बच्चे जो है usually have associated physical disabilities and many a time they are non-ambulatory. और जो जो severely mentally intellectually disabled बच्चे हैं उनकी कई बार associated problem भी ज्यादा होती है, physical भी हो सकती है, स्पीच की भी हो सकती है, यू नो, फिट्स आने का कोई मेडिकल भी हो सकता है. तो कोई सा भी, और कई बार ये बच्चे नॉन एम्बुलेटरी भी होते हैं कि चल नहीं पाते हैं, और इस तरह से ये बच्चों जो है बच्चे फर्क दिखते हैं और बच्चों की अपेक्षा. तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है बच्चों की डिपेंड करते हैं कि उनके क्लिनिकल फीचर्स क्या है और कॉजेस क्या है. जैसे कि अगर कोई बच्चा माइक्रोसिफिलिस है, यू नो, जिसका सर छोटा है, तो वो आपको जो है उसका सर छोटे से आपको पहचान हो जाएगी. इसी तरह यू नो जो है ब्रेन का जो फ्लूइड है वो ज्यादा अगर हो जाता है तो वो सिर्फ बड़ा दिखने लग जाता है, तो हाइड्रोसिफिलिस है. इसी तरह बच्चा जो डाउन सिंड्रोम है उसके डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं, आपको पता ही होगा, स्लैंटिंग आईज होती हैं, यू नो, फ्लैट नोज होता है, फ्लैपी स्किन्स होती है, लिटिल फिंगर टर्न्ड इनवर्ड होती है, गैप बिटवीन द बिग टो एंड द नेक्स्ट टो, एंड फिशर टंग होती है, होगा सिंगल पामर्स वो भी होती है, क्रीज. ठीक है. इसी तरह जो सेरिब्रल पॉलिसी वाले बच्चे हैं, जिनको जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल भी है, साथ साथ सीपी भी है, दे हैव लॉट ऑफ स्पैस्टिसिटी or stiffness in the limbs, you know, and we have you know saliva की problem, drooling problem भी उनको होती है. So जो persons with intellectual disability have difficulty in language and communication, ये भी generally associated problem है. जो intellectually disabled बच्चों की, उनकी जो speech है और जो language है वो clear नहीं होती है, या तो ये वर्बल होते हैं और कई बार नॉन वर्बल भी होते हैं. ओके, सो देयर कम्युनिकेशन स्किल्स आर not you know the language, the expressive language, either they lack in receptive language or expressive or both, so there is a problem in communicating. So और फिर कई बार हमारे बच्चों के साथ एक से ज्यादा प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उनको मल्टीपल हैंडीकैप कहा जाता है, having children having multiple disabilities, जैसे कि इम्पेयरमेंट इन विजुअल हो गई, तो डेफ यू नो, या डेफ ब्लाइंड चाइल्ड हो गया, या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड हैविंग विजुअल हैंडीकैप, और हियरिंग लॉस और मोटर एबिलिटीज. ओके, सो जो हमने NMH ने, जो कि अब निपिड है, उसने 10 कॉमनली फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के, जो कि बहुत ही, ये कोई भी वर्कर इन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के इन बच्चों को पहचान सकता है. ओके, सो इनके ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन है मैंने बताया, वो बताया सबसे पहले इन बच्चों का जो रिएक्शन है बहुत ही स्लो होता है, या तो रिएक्शन देते ही नहीं है, यू नो, आपकी बात सुन रहे हैं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देयर इज नो रिएक्शन. ठीक है, so they respond very slowly. आप कुछ भी कह रहे हो, they are not, और आप बोलते हो कि सुनता क्यों नहीं. Okay, and उनको बारी बारी और या वो जो से चिल्लाएगा कि मेरी बात सुनो, यू नो, बट हम लोग सोचते हैं ये बच्चे की बिहेवियरल प्रॉब्लम, बट एक्चुअली स्पीकिंग he wants to express because he is unable to express through language. So inability to you know learn. So
तो क्योंकि उनकी IQ कम है, क्योंकि उनकी अटेंशन कम है, तो वो जो सीखते हैं बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। और तो हमें बहुत ही नए नए तरीकों का एक्टिविटी, सेम चीज को सिखाने के नए नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि बच्चा को इंटरेस्ट पैदा हो और वो इसको सीख सके। और फिर वो समझते भी बहुत धीरे धीरे, मतलब बहुत जल्दी नहीं समझते हैं, बहुत टाइम लगता है उनको समझने के लिए। जैसे छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाना हो कि ये फोन है, ये मेरे ऊपर फैन है, इस कमरे में 4 कुर्सियां हैं, इस कमरे में 4 खिड़कियां हैं, you know, simple things in your environment, and then go on to number concept, 2 + 2 4 होता है, या ये वेजिटेबल है। ये तो ये इनको सिखाने के लिए, ये नहीं है नॉर्मल बच्चे को कलर सिखाया एकदम आ गया उनको, उन्होंने अपने आप ही सीख लिए, या तो बट हमारे बच्चों को ये सब सिखाना के लिए स्पॉन्टेनियस नहीं होता, ना ही वो अपने आप सीखते हैं। हमको इनको स्ट्रक्चर करके, प्लान करके सिखाना पड़ता है। ठीक है। और फिर जो है डिसीजन नहीं कर पाते। अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए, धूप लग रही है, ये नहीं कि यहाँ धूप है तो मैं छाई में चली जाऊं, इनको समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, राइट? सिंपल डिसीजंस, आज मुझे यहाँ पे शादी पे जाना है तो मैं कौन से कपड़े पहन पाऊं, तो सिंपल थिंग। So that is why we say we should give them opportunities to decide. We should give them lot of opportunities where they are able to where they can decide. क्योंकि अगर उनको opportunities नहीं देंगे, वो पहले से ही decide नहीं कर पाते, तो फिर वो सीखेंगे कैसे? So हम opportunities देते नहीं, ये सोच के कि वो नहीं कर पाते, इसलिए वो और नहीं कर पाते। So उस cycle बढ़ता रहता है। So आप opportunities दीजिए, they will learn to decide. Simple thing, जैसे हमने अपने स्कूल में कह रखा है कि आपकी 2 यूनिफॉर्म्स हैं, आपको दोनों में से डिसाइड करना है आप कौन सी पहन के जाना चाहते हो। You should have choice in food, ये खाना है तो ये नहीं, choice in the timetable, all those things should be there. आपने देखा होगा कि बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल है बहुत ही कम है, क्योंकि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए वो एक्टिविटी को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बीच में छोड़ देते हैं, इंटरेस्ट खत्म हो गया, कुछ और आ गया डिस्ट्रैक्शन, तो वो उसकी तरफ ध्यान चला गया। तो कॉन्टिन्यूस अटेंशन जो है बच्चों की हमें नहीं मिल पाती है। और फिर उनको एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चेंज करने में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। So attention is a big problem because they get distracted very fast. फिर short temper, generally हमें लगता है कि they like to throw things, they like to break things, and they push and pull things. पर हमें बहुत ये देखना पड़ता है कि ये इनका गुस्सा है, हाइपर एक्टिविटी है, कि क्या they are trying to express something, it is, or maybe it is a sensory deficient. So कई बार हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है स्पेशल एजुकेटर्स कि ये जब ऐसे कर रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। So we should be very careful, जैसे कई ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं जिनको ऑटिज्म भी होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ, वो ऐसी हरकतें बहुत कई बार ज्यादा करते हैं, पर हमें ये नहीं समझ आता कि वो क्यों कर रहे हैं। कई बार जैसे बहुत आवाज आ रही है उनको सुनने में, तो वो चीजों को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं कि इसको बंद करो, बच्चे कह नहीं पाते हैं। So it's not the behavioral problem, it is not कि उनको गुस्सा आ रहा है, it is just that they are unable to process information in that kind of environment, so they want to be away from that. So that is what they are telling us. I mean, it could be, so we have to be very careful, and special educators और जो भी उनके साथ काम कर रहे हैं, they should be alert to all these things, that what is this behavior all about, कि ये व्यवहार ये हो क्यों रहा है। So और सबसे बड़ी बात जो है, अगर सीख भी लेते हैं आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट एंड आफ्टर लॉट ऑफ रिपीटिशन, वो भूल बहुत जल्दी जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि सब कुछ जो भी हम देखते हैं वो हम हमारी मेमोरी में रहता है, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी भी छोटी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी भी छोटी, सो दे डू नॉट रिमेम्बर थिंग्स व्हाट दे हैव डन। तो जनरली आपको लगता होगा कि मैंने ये अभी सिखाया था और 1 हफ्ते की वो छुट्टी पे गए और
सब कुछ भूल गए, तो हमें वो चीजें जो हमने पहले से ऑलरेडी सिखाई थी वो फिर से सिखानी पड़ती है। सो तभी हम जब इन बच्चों के लिए प्रोग्राम प्लानिंग बनाते हैं तो हम सिर्फ यही नहीं कहते कि ये बच्चे को पढ़ाया और ये इसने कब सीखा, हम ये भी एक डेट का कॉलम करते हैं कि इसको चेक बैक करते हैं आफ्टर मंथ और 15 days टू सी कि बच्चे ने वो मेंटेन किया हुआ है कि नहीं, भूल तो नहीं गया, और फिर हम उसको एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ओके, विच मे नॉट बी द केस विद अदर डिसेबिलिटीज, बट हमारे बच्चों के साथ ये बहुत जरूरी होता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपने देखा होगा कि इन बच्चों का बेसिकली मोटर्स, विजुअल और मोटर का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कईयों को दे हैव डिफिकल्टी इन सकिंग, chewing, eating, use of hand, going from place to place। तो कहने का मतलब जब ये प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो आप खाने पीने में तो आएंगी, पर्सनल स्किल्स में तो आएंगी, लेटर उनको एकेडमिक लर्निंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, लिखना प्रॉब्लम हो जाएगा, किताब को पकड़ना प्रॉब्लम हो जाएगा, और सो मेनी अदर थिंग्स which will affect their academic learning। जैसा कि हमने पहले बताया, फिजिकल फीचर्स भी कईयों में देख के ही हमें पता चल जाता है, जैसे कि अभी मैंने डाउन सिंड्रोम के फीचर्स आपको बताए, माइक्रोसेफली के फीचर्स बताए, हाइड्रोसेफली के फीचर्स बताए, जिनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि एक बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ साथ कई बच्चों को जो है डिफिकल्टी इन सीइंग, डिफिकल्टी इन हियरिंग, एंड कई बच्चों को फिट्स भी पड़ते हैं, तो कईयों की पुअर स्पीच भी होती है, कईयों को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिसको कि हम कहते हैं कि जैसे ग्लैक्टोसीमिया हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स, क्रेटिनिज्म एंड ऑल दैट। सो इस तरह से ये प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। और फिर जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे बड़ा जो इनका वो है ये इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है डिले इन डेवलपमेंट, द लैग इन द नॉर्मल माइलस्टोन। जो नॉर्मल माइलस्टोन्स है, जो कि आपको पता है, जो मैं कह रही थी कि NMH ने ये कैलेंडर बनाया हुआ है ताकि हमें मुश्किल ना हो। 1 से 3 महीने में बच्चा जो है अपनी नेम को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। अगर आप उसका नाम लो तो वो आपको रिस्पॉन्ड करता है, पर अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो सो आई थिंक मैंने इसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ आपके माइलस्टोन्स में, बट हमारे पास पूरी टेबल है जो NMH ने दी हुई है, जिसमें सारे माइलस्टोन्स दिए हुए हैं बच्चे के चलने तक, सो वो अगर डिलेड है तो हो सकता है कि बच्चा मानसिक मत हो। सो ये तो हो गए हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम टू द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनके जो सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी एकदम दिखते हैं, क्योंकि जो सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट करती है, जो सोसाइटी उनसे डिमांड करती है, वो ये बच्चे नहीं कर पाते हैं। सो वो क्या चीजें हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक मेन कॉमनली फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन आवर चिल्ड्रन इज दे हैव शॉर्ट अटेंशन स्पैन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ये अभी मैंने आपको बताया। तो वो क्या होता है, अगर किसी के साथ बात भी कर रहे हैं तो एंड दे विल जस्ट स्विच फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर विदाउट कंप्लीटिंग एनी ऑफ देम। तो इससे क्या होता है, हमारा हम ग्रुप में काम कर रहे हैं, इट अफेक्ट्स दैट, इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप, इट अफेक्ट्स द ग्रुप वर्क एंड एवरीथिंग। there are also those intellectually disabled children who are very lethargic, जो मोटिवेटेड नहीं होते हैं कुछ काम करने के लिए, और वो एक ही काम को करने लगते हैं, एक दूसरी एक्टिविटी को बदलने में। तो इससे क्या होता है कि दे आर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप, दे आर नॉट वर्किंग एज अदर ग्रुप मेंबर्स आर वर्किंग। सो जिससे उनकी ये सारी रिलेशनशिप विद अदर पीपल इज अफेक्टेड। मेमोरी बहुत पुअर होती है, देयरफॉर नीड टू बी ट्रेन्ड रिपीटेडली, मतलब उनको बार बार जो है रिपीट करना पड़ता है, और हमको रिपीट सेम तरह से तो कर नहीं सकते हैं, तो बच्चे बोर हो जाएंगे, वैसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं वो पढ़ने में। सो हमको टीचर हैज टू बी वेरी वेरी इनोवेटिव, टीचर हैज टू बी फुल ऑफ आइडियाज कि वो सेम चीज को
कैसे डिफरेंट तरीकों से बता पाए। या अब हम आते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस विद वेरियस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, some of them exhibit problematic behavior. जैसे कुछ बच्चों सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर, हार्मफुल बिहेवियर। सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर क्या है? हेड बैंगिंग है, इस हेड बैंगिंग, हेड बाइटिंग, हेड बैंगिंग, पुलिंग देयर ओन हेयर, नेल बाइटिंग एसेट्रा एसेट्रा, आई पोकिंग, बीटिंग ऑन द फेस, बैंगिंग हेड ऑन द वॉल और द फ्लोर, ये सब सारी इनकी सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर है। और फिर भी हमें ये देखना पड़ता है कि ये व्यवहार बिहेवियरल प्रॉब्लम है और इट इज सेंसरी डिसफंक्शन। क्यों बच्चा ऐसे कर रहा है? Those that harm others or destructive other ones such as beating, pinching वगैरह वगैरह। So ये बिहेवियर जो है बच्चों में पाए जाते हैं, which can be controlled by systematic intervention। बट हमें ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि why this behavior is causing, किस वजह से हो रहा है ये व्यवहार, and is it really a behavioral problem or some other thing? There are some retarded persons who are indifferent to their surroundings, उनको पता ही नहीं है उनके आसपास क्या हो रहा है और इसलिए रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। सो ये नहीं है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा या दिख नहीं रहा, उनको सब दे रहा है पर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं और अननेसेसरली they are laughing in a very funny manner, weird, मतलब just laughing for no reason, just talking to their own self वगैरह वगैरह। While the mild and some of the moderate retarded person can perform regular jobs, ये जो mild और moderate है, ये कई जो ये सारे जो मैंने आपको बता रहे हैं, होता क्या है? जनरली हम इन बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे 3 गोल्स होते हैं, अल्टीमेट गोल्स होते हैं। एक होता है कि हम बच्चों को सेल्फ एडिक्वेसी, दूसरा है सोशल एडिक्वेसी, तीसरा है इकोनॉमिकल एडिक्वेसी। राइट, कि हम जब इन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि ये बच्चा तीनों चीजें सीख ले तो वो इंडिपेंडेंट हो सकता है और अपना देखरेख खुद कर सकता है, तो उसका रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास हो सकता है। पर होता क्या है, माइल्ड और मॉडरेट तो ये तीनों चीजें कर लेते हैं, पर जो सिवियरली हैंडीकैप एंड प्रोफाउंड है, दे मे नॉट बी एबल टू डू ऑल 3। तो ये मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा है कि माइल्ड और मॉडरेट जो है अपनी सेल्फ केयर में तो एडिक्वेट हो जाते हैं, पर सोशल एडिक्वेसी में पीछे रह जाते हैं और अपनी इकोनॉमिकल एडिक्वेसी में भी पीछे रह जाते हैं। पर कई माइल्ड और मॉडरेट बच्चे जो है कुछ रेगुलर जॉब परफॉर्म कर लेते हैं जहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको पर उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है बहुत पुअर होती है and they are found incompetent in taking decision independently। ठीक है, so depend करता है कि उनको कितनी ट्रेनिंग दी जाए। but even if their work skills are good, many tend to lose their jobs due to poor social competence। so आप देख रहे हो कि चारों जो है चीजें जो है वो कनेक्टेड है। तो आपको पर्सनल स्किल्स नहीं आएंगी, आपको सोशल स्किल्स नहीं आएंगी, तो आप वर्क स्किल्स में कैसे फिट बैठोगे। सो ये चारों गोल हम हमेशा ध्यान में रखते हैं whenever we are dealing with people with intellectual disabilities। अब हम आते हैं जो कि है कि जैसे अभी मैं आपको लेवल्स के वाइज बता रही थी, बट आई हैव नाउ गिवन यू अ टेबल which will help you in remembering the characteristics of children with various degrees। तो प्री स्कूल में जो 0 से 5 है, जो माइल्ड बच्चे हैं, अब हम वेरियस एरियाज में, वेरियस डोमेन्स में देख रहे हैं कि माइल्ड बच्चा कैसे बिहेव करेगा, मॉडरेट कैसे करेगा, सिवियर कैसे करेगा और प्रोफाउंड कैसे करेगा। तो जो माइल्ड बच्चा है प्री स्कूल लेवल में 0 से 5 साल में वो सोशल और कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप कर लेता है। ठीक है,
उसकी जो रिटार्डेशन है सेंसरी मोटर एरियाज में बहुत कम होती है, ठीक है, और ऑफन नॉट डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉर्मल अंटिल लेट एज। तो ये शुरुआत में तो हमें पता भी नहीं चलता कि उसमें कोई दिक्कत है। मॉडरेट में क्या होता है, मतलब कहने का मतलब उसका जो सेंसरी प्रोसेसिंग है इज जस्ट फाइन, ठीक है, और सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है वो डेवलप हो जाती है। पर मॉडरेट में क्या होता है, कैन टॉक और लर्न टू कम्युनिकेट, पुअर सोशल अवेयरनेस, फेयर मोटर डेवलपमेंट, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेनिंग इन सेल्फ हेल्प। जैसे माइल्ड अपना थोड़ा बहुत देख पाता है, पर ये बच्चे को बहुत मतलब बहुत कम हमें फायदा मतलब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। कैन बी मैनेज विद मॉडरेट सुपरविजन, ये सुपरविजन के साथ मैनेज कर लेता है। सिवियर बच्चा है, उसकी पुअर मोटर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से वो अपने जो पर्सनल काम है वो भी नहीं कर पाता है। स्पीच मिनिमल होती है, जनरली अनएबल टू प्रॉफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग। तो वो इसको ट्रेनिंग से तो फायदा होता था मॉडरेट को, सिवियर को ट्रेनिंग से भी ज्यादा फायदा नहीं होता, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी जो है बहुत ही पुअरली डेवलप्ड होती है। प्रोफाउंड लेवल पे ग्रॉस रिटार्डेशन, मिनिमल कैपेसिटी फॉर फंक्शनिंग, बहुत ही कम कैपेसिटी होती है, पूरा सेंसरी डेफिशिएंट है इन ऑल एरियाज, ठीक है, और इनको नर्सिंग केयर की जरूरत पड़ती है। सो अब हम देखते हैं स्कूल एज में 6 से 20 साल में जो है इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एट डिफरेंट लेवल। जो माइल्ड बच्चे हैं वो कैन लर्न एकेडमिक स्किल्स, हम जनरली कहते हैं 5वीं क्लास तक, पर जनरली जो हमने देखा है कुछ सब्जेक्ट्स कर सकते हैं, कुछ नहीं। कुछ सब्जेक्ट 5वीं तक कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट सिर्फ 3री तक कर सकते हैं, एंड ईच चाइल्ड वी कांट जस्ट जनरलाइज, ऑल आर डिफरेंट, यू नो। एंड कुछ बच्चे तो अभी अब NOS का 10वीं का एग्जाम भी दिए हैं, 12वीं का भी एग्जाम दिए हैं, जहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स है, अकोमोडेशन दी जा सकती है। तो ये बच्चे काफी हद तक आगे पहुंच सकते हैं सपोर्ट के साथ, अकोमोडेशंस के साथ। मॉडरेट जो है वो कैन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेनिंग इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल, सोशल और ऑक्यूपेशनल स्किल्स में उनको ट्रेनिंग से बहुत फायदा मिलता है। 2nd ग्रेड तक पहुंच जाते हैं अकेडमी, अगेन आई वुड से नॉट इन ऑल सब्जेक्ट बट यस सम सब्जेक्ट्स। may learn to travel independently in familiar places, yes, some of them, yes, but जो severe है can learn, can talk or learn to communicate, or can be trained in elementary health habits, profit from systematic habit training. Okay, nothing much can be achieved. So even in self and social we have to give lot of training. Profound, some motor development present, may respond to minimal or limited training in self help. तो वो सिर्फ self help में थोड़ा बहुत हो जाए तो हो जाए, nothing more than that. So आप देख रहे हो कि in out of these 3 areas who can achieve all, you know, mild can be but not all. As I said, each child is unique. Even in mild there are different types of children, some are good in one and not good in other. So you cannot say you know mild category behaves in the same manner. So it is all, every child is different, every child is unique. So we have to plan the program as per the child's needs, age, environment, everything, his IQ. So that's why it is called, हम उनका ये नहीं कहते कि उनका करिकुलम बनाओ, उनका ये you know, हम कहते हैं उनकी IEP बनाओ. I is very important, individualized, right? That is why it is individualized, because हर बच्चा अपने आप में एक क्लास है. Yes, you agree with me? Yeah. अब एडल्ट, I'm sorry, जो एडल्ट है, एडल्ट का क्या होगा? Can usually achieve social and vocational skills, you know, in supportive environment, in self
care, I mean in self-supportive environment, sheltered workshop with assistance में हम कर सकते हैं. पर moderate जो है may achieve self-maintenance in unskilled or semi-skilled work. ठीक है, under sheltered conditions, need supervision and guidance when under mild social. अब आप देख रहे हैं हमारे कुछ बच्चे जो है हमने कुछ जगहों पे लगा रखे हैं जो उनके हिसाब से जो वो काम कर सकते हैं. जैसे कि जो बड़े बच्चे होते हैं हम उनका प्रोफाइल देखते हैं कि व्हाट स्किल्स दे कैन डू एंड वो उनकी जेनेरिक स्किल्स हम असेस करते हैं. पर हम जॉब की क्या स्किल्स है वो उसको भी हम असेस करते हैं कि जिस जॉब में हम उनको डालना चाहते हैं उसकी क्या डिमांड है, उसका टास्क एनालिसिस भी हम करते हैं. और फिर हम देखते हैं कि क्या बच्चे की में जो स्किल्स है और जो जॉब डिमांड कर रहा है स्किल, क्या उनमें किसी तरह का तालमेल बैठ सकता है कि नहीं. सो हमने कुछ बच्चे जो है ट्रेन प्लेस करे हैं. कुछ ये लेमन ट्री आपने देखा है कि काफी बच्चों को लेता है डिपेंडिंग अपॉन किस बच्चे की क्या स्किल्स है. तो इस तरह लेवल के हिसाब से और बच्चे के उनको काम दिया जाता है जॉब में भी. ओके, पर जॉब की भी पूरी असेसमेंट की जाती है. जॉब प्रोफाइल क्या है और जॉब के टास्क एनालिसिस क्या है, फिर उसको जॉब से रिलेटेड स्किल्स क्या है, फिर जनरल स्किल्स क्या है अपार्ट फ्रॉम द स्किल ऑफ द दैट टास्क, दैट वोकेशन, यू नो. सिवियर जो है बहुत कम, यू नो, अंडर पूरा प्रोटेक्शन, सब सुपरविजन and protection, can develop self-protection skills to a minimal useful level in controlled environment. And profound, as we said, अपनी सिर्फ self care needs ही कर पाते, इसके कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते. So that's all, and that's all I wanted to cover with you all. You have any question, you can ask me. Did you understand? Is there any question? I have 10 more minutes, which I kept for question answer. So have you understood the various categories and their characteristics? हमारे सभी प्रतिभागियों के लिए माइक ऑन कर दी गई है. अगर आपको मैम के द्वारा. हाँ जी. Did you understand? आपको अच्छा लगा कि नहीं? Yes ma'am. Yes ma'am. Good. Yeah, very nice. Yes ma'am. Yeah. Yes ma'am. Okay, कोई सवाल? Yes ma'am, अच्छा लगा. Yes ma'am, सही से समझ में आया. कोई प्रश्न है तो मैम के समक्ष आप अपना प्रश्न रखें. Yes ma'am, thank you ma'am. Okay, are you all students? First year? हेलो. हाँ जी. हाँ मैम गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. कौन है? कृष्ण जी बोल रहे हैं? यस मैम, यस मैम. हाँ जी कृष्ण जी बोलो. मैम एक चीज पूछना चाह रहा था. जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज अब मैंने पढ़ी, माइल्ड, उनकी डिग्री पढ़ी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड. हाँ. Ma'am, is there any specific tool for identification of each degree of disability with regard to particular intellectual disability? But why do you need beta? मैम कई बार क्या है, आपको तो ऐसे IQ के बेस पे और कैसे पता चलेगा आपको ये माइल्ड है कि मॉडरेट है? मैम कई बार क्या है, कोई देखने से कई बार आइडेंटिफाई नहीं हो पाता मैम कोई चीज. हाँ. तो मतलब वो टूल हेल्प करें, हाँ. पॉइंट्स हेल्प करें आइडेंटिफिकेशन में. हाँ. आपका बहुत अच्छा सवाल है. आपने डीएड करा हुआ है क्या? मैम बीएड किया हुआ मैंने. अच्छा, आप अब क्या कर रहे हैं कृष्ण जी? मैम अभी जॉब ही कर रहा हूँ मैम. जॉब कर रहे हो एज ए स्पेशल एजुकेटर. आपने देखा है कि हमने जो MDPS है, MDPS में हमने लेवल्स के हिसाब से, यू नो, माइल्ड मॉडरेट में ही वो है ना, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, राइट? जी मैम.
जी माइल्ड मॉडरेट जो है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। हमारी एजुकेशन क्लासिफिकेशन क्या होती है? एनीबॉडी सुना है? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी? यस यस मैम यस राइट यस मैम यस राइट। सो ये हम लोग जो स्पेशल एजुकेटर्स है, और आपने देखा है कि जो MTPS का प्रोफाइल है, जब आप बच्चे की असेसमेंट करते हैं, प्रोफाइल कौन से रंग की होती है, उसमें क्या करते हैं आप? प्रोफाइल कैसी होती है? कृष्ण बताओगे आप? जब हम बच्चे को असेस करते हैं तो हम क्या करते हैं? बच्चे को आता है तो क्या लिखते हैं? मैम AB। हाँ, AB, वेरी गुड। और A को हम बाद में, ज्योति, A को बाद में हम कौन सा रंग करते हैं और B को कौन सा रंग करते हैं? मैम अगर बच्चे को चीज आती है, स्किल आती है, तो हम ब्लू कलर से करते हैं मैम, और Very स्किल good. नहीं आती है तो रेड कलर से। वेरी गुड। तो उसमें आपने ये देखा है कि हमने एक लेवल्स बना रखे हैं कि Yes, अगर इस स्किल तक एक बच्चा करता है तो वो प्री प्राइमरी में है, अगर इस बच्चे ये वाली इतनी स्किल्स करता है तो वो मॉडरेट और सॉरी प्राइमरी, एंड देन इतने करता है तो सेकेंडरी, एंड इतने Yes, करता है ma'am. तो वोकेशनल लेवल का है। हैव यू Yes, सीन ma'am. दैट कैटेगरी? यस मैम, यस मैम, सीन। सो कृष्ण, मैं आपको ये बता रही हूँ कि उसके जरिए भी हमें पता चल जाता है, अगर बच्चे ने वो सारी स्किल कर पा रहा है तो हम देख के कहते हैं अरे दिस इज ऑल ब्लू, तो बच्चा क्या है? वो सब कुछ सेकेंडरी आता है Yes. और सारी स्किल्स कर पा रहा है सेकेंडरी लेवल की, तो ही इज माइल्ड, यस मैम राइट? पर Yes. है वो सेकेंडरी लेवल का और प्री प्राइमरी की भी स्किल नहीं कर पा रहा, तो बच्चा क्या है? सीवियर या प्रोफाउंड। वेरी गुड। और इस तरह उसको देख के भी कृष्ण आप देख के बता सकते हो, तो उसमें हमें IQ की देखनी नहीं पड़ती। पर आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आप देखोगे IQ, और ये आप अगर MTPS में देखोगे आपका दिमाग कहेगा अरे ये तो मॉडरेट लेवल का लग रहा है, और फिर आप देखते हो IQ रिपोर्ट, आप देखते हो अरे वाह बिल्कुल ठीक, IQ भी उसकी ये कह रही है ये मॉडरेट लेवल का है। मॉडरेट लेवल की IQ कितनी होती है? 50 to 70. 50 above. 70 में नहीं, up to 50 नहीं, up to 50. 35 to 49 35 to 49 मैम। My moderate intelligence Are you sure? 35 to 49। 35 से 70 तक है। Right. 55 to 55. 55? अभी मैंने बताया, आपको फिर से दिखाऊं? मैम 35 से 49। वेरी गुड, Yes, 55 to 49. राइट। सो आप IQ तो है, कई बार मेरे पास बिल्कुल सही कहा, कई बार हमें IQ साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है स्कूलों में, तो हमें कैसे पता चले? सो द अदर मेथड इज लाइक दिस, ओके? बिकॉज एजुकेशनली हमारे ये बच्चे आर क्लासिफाइड इनटू प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वोकेशनल। Yes. पहले हम इसको क्या कहते थे? एजुकेबल, याद आ रहा है? एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल। वेरी गुड। Custodial. तो अब हम Custodial. बिल्कुल ये टर्म यूज नहीं करते, अब हम कहते हैं द चाइल्ड इज एट प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड वोकेशनल लेवल, ओके? Yes. अगर बच्चा 17 साल का है और सारी स्किल्स कर पाता है तो ऑब्वियसली इज प्राइमरी, और अगर नहीं कर पाता तो आपने देखा होगा कि हम उसको प्री वोकेशनल बी में डालते हैं। FACP में करा है ना आपने, वो लेवल पे डालते हैं। इवन एट प्राइमरी लेवल ही इज पुट इन बी लेवल, क्योंकि उसका फंक्शनल लेवल कम है औरों से। तो वी हैव वन ग्रुप फॉर माइल्ड एंड अनदर ग्रुप फॉर मॉडरेट। मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, पर एक्चुअली स्पीकिंग क्या है कि वो उनका जो है लेवल बहुत अच्छा है, तो वो एक प्राइमरी ग्रुप में है, और जो जिनका फंक्शनल लेवल कम है उनसे, वो बी लेवल पे है। Yes, ma'am.
Yes, clear? Very good Yes, ma'am. question. Is it clear now, Krishan? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear, ma'am. Anybody Clear. else? Very good. Ma'am, ma'am, may I ask you a genuine question? Please. मैम कौन है? मैम एक सारे क्वेश्चन है बेटा. कौन बोल रहे हैं? मैम ज्योति सिंह. ज्योति सिंह. हाँ ज्योति बताओ. मैम अगर एक बच्चा माइल्ड ADHD है तो और उसका एकेडमिक लेवल भी मैम सेटिस्फैक्ट्री है, तो मैम अगर बच्चा आगे हायर स्टडीज के बाद उसको क्या मैम गवर्नमेंट जॉब में रिक्रूट हो सकता है? ये सवाल तो आपने हो क्यों नहीं सकता. हम तो रिजर्वेशन भी आप देख रहे हो 4% रिजर्वेशन है और 1% रिजर्वेशन ओनली फॉर IDD बच्चों के लिए है. यस मैम. हो तो सकता है पर कैसे होगा? यू हैव टू ब्रिंग हिम टू दैट लेवल. यस मैम. देयर इज अ स्कोप, सो वी हैव टू हाउ टू अप्लाई, किस लेवल तक की आप हो जाए उसका वहां पे. तो आप गवर्नमेंट की क्यों बात कर रहे हैं? कहीं पे भी और भी नौकरी कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की नौकरी ही तो नहीं है. ओके मैम. ओके मैम, थैंक यू मैम. एनीबडी एल्स? सो मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके. आई होप यू एंजॉयड द सेशन. यस Yes, ma'am. नॉलेजेबल. ओके, तो मैं उषा ग्रोवर आपकी इजाजत लेती हूँ और आप भूले नहीं हमारा MTH पेज नेशनल ट्रस्ट फॉर द हैंडीकैप A2 शहीद सिंह मान को लाइक करेंगे सब लोग. Yes, ma'am. जी मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपके भाव रहे और राकेश जी. अपने मैं पूरी कड़ी में आदरणीय सविता शुक्ला मैम को सादर आमंत्रित करता हूं कि मैम आए और आज की हमारी मुख्य वक्ता आदरणीय उषा ग्रोवर मैम. धन्यवाद ज्ञापन. नमस्कार नागेश जी और नमस्कार मैडम. मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन IT, आप सभी को सादर नमस्कार करती हूँ और आप सभी को CRC की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ मैडम का. मैडम जो इतने कम समय में और इतने कम समय में वेबिनार में आने का हम लोग के आमंत्रण को स्वीकार किया और सही समय पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में इतना अच्छे ढंग से सरलता के साथ में शब्दों को सरल भाषा में हम लोग को बताया कि IQ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के टाइप्स क्या हैं और डिग्री ऑफ लेवल के अनुसार हम कैसे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान करें और उसके इक्विवेलेंट उसके लिए प्लान करें. तो ये मैडम का इतना यहाँ पे अच्छे ढंग से बताया कि हमें नहीं लगता है कि खाली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जितने प्रोफेशनल जुड़े हैं, अदर प्रोफेशनल को भी जानकारी बहुत अच्छी मिली होगी. जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे हैं और विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चे भी इसमें जुड़े हुए हैं. तो मैम का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ CRC की तरफ से. और मैं यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी और देना चाहती हूँ कि CRC लखनऊ में एक क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र भी संचालित है जिसमें 0 to 6 ईयर्स के बच्चे रन कर रहे हैं और लगभग 30 बच्चे हमारे यहाँ 0 to 6 ईयर्स के इसमें शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं. और 0 to 6 ईयर्स के बच्चों को यहाँ पे शिक्षण प्रदान करने का मतलब ये है कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, जैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट. ये डेवलपमेंट पूरी ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम करती है एक साथ एक गोल को लेकर, जिससे बच्चे क्या है स्कूल रेडीनेस के लिए तैयार होंगे और वो जाके स्कूल में मेन स्ट्रीमिंग में जुड़ जाएंगे. तो यहाँ पे जो ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उसमें बाल चिकित्सा है, भौतिक चिकित्सा है, वाक एवं श्रवण चिकित्सा जैसे स्पीच थेरेपी जिसको बोलते हैं, और लैंग्वेज इंटरवेंशन है, व्यावसायिक चिकित्सा है, विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है और बिहेवियर मॉडिफिकेशन भी प्रदान किया जाता है. इसके साथ में ये बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको भी एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत होती है कि एक अभिभावक जो अपने बच्चों को लेकर आ रहा है उसके साथ में क्या प्रॉब्लम्स है, दूसरे अभिभावक उससे कुछ सीखें. तो ये सबसे बड़ा मोटो है कि सब लोग साथ में मिलकर एक टीम वर्क में काम करेंगे, चाहे अभिभावक काम करेंगे, चाहे पूरी ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम काम करेगी और इसका सबका मोटिव ये है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट. तो ये एक छोटी सी जानकारी थी
तो जो हमारे यहाँ सीआरसी में रन हो रही है 0 to 6 ईयर्स के बच्चे जिनको संभावित अगर दिव्यांगता है, दिव्यांगता ना होने पाए, उसको उसी समय हस्तक्षेप करके हम रोक सकते। तो और एक दूसरी चीज की जानकारी हम देंगे जो हमारे यहाँ ये सामाजिक न्याय एवं ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, दिव्यांगजन, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किरण मेंटल हेल्पलाइन संचालित है जो 24/7 काम करती है। और ये इसको लॉन्च करने का मतलब ये था कि जब जैसे कोरोना काल में बहुत सारे लोग जब डिस्टर्ब हुए, जिनको कोरोना हुआ है या फिर किसी कारण से किसी की नौकरी छूट गई है या घर में कोई कोरोना के काल के कारण अगर उनको मेंटल इलनेस के शिकार हुए हैं, तो ऐसे साइकोलॉजिकल व्यू है जैसे सिजोफ्रेनिया है, डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक है, एंजाइटी है, तो इनके लिए मेंटल हेल्पलाइन जिसको किरण मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन बोलते हैं, और इसका टोल फ्री नंबर है 1800-599-0019। इस नंबर पे कभी भी कोई 24/7 कॉल कर सकता है। और इसका मोटिव ये है कि आपकी जो कॉल को गोपनीय रखा जाएगा और आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको गोपनीय रखते हुए आपके जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, उसको समझकर और आपको गाइडेंस दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसको रेफरल नंबर्स दिए जाएंगे जिससे आप जितने मेंटल इलनेस के केसेस हैं या जिनको इसकी आवश्यकता है उनके लिए रिहेबिलिटेट किया जा सके। इसका मेन मोटिव ये है। और अब अंत में मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद की इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे NIPPD के डायरेक्टर सर डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके ये ज्ञानवर्धक नेतृत्व और सब उनके मोटिवेशन से हम लोग इस तरीके की वेबिनार को संपादित कर पा रहे हैं। दूसरे में हम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे जो डायरेक्टर सर हैं डॉक्टर रमेश पांडे सर का, जिनके नेतृत्व ऊर्जावान स्रोत से इस तरीके की वेबिनार हम लोग आयोजित कर पा रहे हैं। फिर धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ हमारे सीआरसी के सभी लोग, जितने प्रोफेशनल्स हैं और कर्मचारी हैं जो अपना समय निकालकर इस वेबिनार को सुनते हैं और आगे तक लोगों तक की जानकारियों को अपग्रेड कराते हैं। तो इसके लिए सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और धन्यवाद की इस श्रृंखला में हमारे IT कंसल्टेंट जो हमारे सभी लोगों को दूर दूर से जोड़ने का प्रयास करते हैं, सभी लोग को, और जो तकनीकी समस्याएं होती है उनको सही समय पर निस्तारित करते हुए सबको जोड़ने का काम करते हैं और निस्तारित करने का काम करते हैं। IT कंसल्टेंट सुमित गिरी जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे इस वेबिनार में कोऑर्डिनेशन के रूप में हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग के आदरणीय श्री राजीव रंजन सर का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे विकास मिश्रा जी ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर जी का, और नागेश पांडे जी जो हमारे लेक्चरर हैं BI में, उनको नागेश पांडे जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जिनके कोऑर्डिनेशन से आज की ये वेबिनार संपन्न हो पाई। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की इस वेबिनार में जुड़े सभी प्रतिभागियों को, जो हमें लगता है ऑल ओवर इंडिया से भी जुड़े हुए हैं इस वेबिनार में। उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ क्योंकि आपकी उपस्थिति से ही, गौरव मान्य उपस्थिति से इस तरीके की वेबिनार संपन्न हो पा रही है। और आपकी उपस्थिति की आगे हम अपेक्षा भी करते हैं कि जो समय समय पर CRC में इस तरीके की वेबिनार होती है और हमारे प्रोफेशनल्स जुड़ते हैं जिनको हम इनवाइट करते हैं, तो वो जो जानकारी देते हैं वो आपसे, जितने अगर 150 लोग जुड़े हैं, 150 से 1500 लोग बने इस जानकारी से, क्योंकि इस जानकारी को YouTube में भी चलता है ये प्रोग्राम। तो आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और हमारे सभी रिहैब प्रोफेशनल्स, अभिभावक जो जुड़े हैं और जितने हमारे दिव्यांगजन हैं जो इस वेबिनार में लाभान्वित हो रहे हैं, सभी को पुनः धन्यवाद करती हूँ। CRC की तरफ से मैडम का पुनः धन्यवाद करती हूँ। आप धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू मैडम, थैंक यू शुक्ला मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू। We'll meet some other time and thank you for listening to Thank you ma'am, thank you very much. मैम प्रणाम, यही कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। मैम आपको स्वागत है।